जय हिंद साथियों, मैं आपका हॉस्टल दोस्त अभय गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर मैथ की पाठशाला पर। हम मध्य प्रदेश मॉन्स्टेबल के प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। ये आज उसका फोर्थ पार्ट है। अब तक हम 3 पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। 20 तारीख को जो इवनिंग शिफ्ट में 3 बजे वाली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो तीनों पेपर को सॉल्व नहीं किया है तो एक बार जाकर उसको सॉल्व जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रायिकता का एक और क्वेश्चन आया है। मैंने आपको बताया कि हर सेट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन प्रायिकता के आ रहे हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें प्रायिकता को। हो सकता है इस बार भी उसकी पूरे चांसेस है प्रायिकता को आने के। देखिए अगर आप जब भी इस वीडियो को देखें तो पहले क्या करिए, इस वीडियो को पॉज करके पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से कोशिश किया करें, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अंकों 4, 5, 2, 1, 8, 9 से कितने 6 अंकों वाली संख्या निर्मित की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे कितने अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो डायरेक्ट इसका फैक्टोरियल 6 निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 720। लेकिन देखिए यहाँ पर हमने फैक्टोरियल 6 लिया है जब कब इसमें जीरो नहीं है। अगर इसमें किसी भी एक संख्या या एक के स्थान पर अगर जीरो होता तो हम डायरेक्ट फैक्टोरियल 6 नहीं निकालते, उसके लिए एक अलग प्रोसेस होती। तो इस बात को आप याद रखना कि जीरो अगर है तो उसको देख लेना आप एक बार पहले। मैं जीरो जो होगी आने वाले सेटों में ऐसे क्वेश्चंस भी आए जिनमें जीरो है, तो तब मैं आपको वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। चलिए देखिए, तो फैक्टोरियल 6 बस डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 6 को हम क्या ले सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए 6 पंजे 30, 4 तिया 12, ठीक है 30, तो 12 तिया 36, 360 इंटू 2, 36 दूनी 72, तो 720। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 720। चलिए देखिए दो पासे एक साथ फेंके गए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो मॉर्निंग शिफ्ट में थी तो सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। अगर आप देख रहे हो कि पेपर का पैटर्न क्या है, जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर होता है उसका एज इट इज इवनिंग शिफ्ट में, जैसे अगर एक प्रायिकता का पासे का क्वेश्चन था तो उसकी इवनिंग शिफ्ट में भी पासे का ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो प्रायिकता में, तो मिलता जुलता पेपर आता है। देखिए मैंने कल आपको बताया था जब भी दो पासे फेंके जाए तो हमको क्या करना है, 6 की पावर 2 नीचे आएगा अपॉन। अब हमको देखना है ऊपर क्या है, तो वो पूछा है दोनों के नंबरों का योग 8 आने की प्रायिकता। भाई हमारे पास दो पासे, हमने दोनों पासों को उछाला, तो वह पूछ रहा है कि अगर दोनों पासों पर आने वाले अंकों का योग क्या होना चाहिए, 8 ना, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। देखिए तो अंकों का योग कब होगा, जब एक पासे पर 3 आए दूसरे पासे पर 5 आए। पहले पासे पर 5 आ जाए तो दूसरे पासे पर 3 आ जाए, दूसरे पर 2 आए, पहले पर 2 आए दूसरे पर 6 आए, पहले पे 6 जाए तो दूसरे पर 2 आ जाए। एक और होगी, एक पर 4 आए एक पर 4 आए, इन्हीं का योग होगा। इसके अलावा बताइए आप कोई भी संख्या ऐसी होगी कि जिससे उन दोनों पासों का योग 8 आए। ऐसी कोई भी एक और संख्या नहीं होगी जिसका योग 8 आए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसी कितनी प्रायिकता बननी है, 5। तो ऊपर आ जाएगा 5, क्योंकि प्रायिकता के लिए हमें क्या जो चाहिए मान वो ऊपर आता है, बट नीचे जो दिया हो। तो 5, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है दो पाइप ए एवं बी क्रमशः 30 घंटे और 35 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने दो पाइप दिए हैं, ए ये भी भर रहा है टंकी को, बी ये भी भर रहा है टंकी को। ए भर रहा है 30 घंटों में, बी कर रहा है 35 घंटों में। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, टैंक की क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता निकालने के लिए हम इनका क्या लेते हैं, एलसीएम। तो देखिए इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम निकालने के देखिए 2-3 तरीके होते हैं। एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक सरल तरीका क्या आप इनका एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए जब भी दो संख्याओं को हमें एलसीएम दिया तो आप बड़ी संख्या को पकड़िए, बड़ी संख्या को पढ़िए और उसको मल्टीप्लाई करिए। ठीक, जैसे मैंने बोला 35 एकम 35, तो 30 का भाग 35 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो 35 दूनी 70, ठीक है, भाग जा रहा है क्या 30 का, नहीं जा रहा। ठीक है 35 दिया 105, उसमें भी भाग नहीं जाएगा, सॉरी हाँ 35 दिया 105, उसमें भी भाग नहीं जाएगा। तो आपको इस तरह मल्टीप्लाई करके देखना है। तो इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या आएगी 210, तो इनका जो क्या हो जाएगा एलसीएम। ये जो यहाँ पर एलसीएम आता है ये क्या रहती है, क्षमता रहती है इसकी टैंक की, या टैंक दिया हो या टंकी कुछ भी दिया हो। और अगर ये टाइम एंड वर्क में होता तो यहाँ पर टोटल कार्य रहता। ठीक है बस अब निकाल दीजिए, ये आएगा 7 बार, ये आएगा 6 बार। तो यहाँ पर जो आती है, जैसे यहाँ पे दिया 30 घंटे, तो यहाँ पे जो आती है वो 1 घंटे की क्षमता आती है। क्या आती है, 1 घंटे की क्षमता या एफिशिएंसी हम इसको कहेंगे। ठीक है यहाँ पे जो आता है वो क्या आता है, 1 घंटे की क्षमता आती है या एफिशिएंसी आती है। ठीक है
अब वो बोल रहा है अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए, ए 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर रहा है, बी 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर रहा है। अगर दोनों को हम एक साथ खोल दें, अगर हम दोनों को एक साथ खोल दें तो 7 + 6 तो कितना, 13 लीटर पानी 1 घंटे में भरा होगा। तो वह बोल रहा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए टैंक की क्षमता कितनी है, 210, 1 घंटे में 13 यूनिट पानी भरना है तो 13 से भाग दे दीजिए। देखिए 13 एकम 13, ठीक है, कितना बचा भाई, अपना बचा 7 और 1 8 बचा, 80 हो गया। तो 13 चल 78, 2/13, तो अपना जाएगा 16 सही 2/13। कहां पर है 16 सही 2/13, 4 नंबर पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 3 लड़कों हरी, बीजू तथा नागा, 3 लड़के हैं भाई, एक है हरी, एक है बीजू, एक है नागा, ठीक है। तीनों के पास कुल मिलाकर 675 रुपए हैं। हरी के पास बीजू से 3 गुना है। तो हम मान लेते हैं बीजू के पास अगर x रुपए है तो हरी के पास कितना हो जाएगा, 3x रुपए है। हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक, लेकिन नागा से 25 रुपए अधिक। भाई ये जो नागा है इससे इसके पास 25 रुपए कितने अधिक हैं। अगर हरी के पास इससे 25 रुपए अधिक है तो स्वाभाविक सी बात है कि नागा के पास इससे 25 रुपए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे बस। और तीनों को मिलाकर कितना 675 दिया है तो इसको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 675, देखिए 3x 6 और 1 7x बराबर, ये 25 यहाँ माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा, तो 675 और 25 हो जाएगा 700। तो x की वैल्यू हो जाएगी 100। अब हमसे क्या पूछा है, नागा के पास कितने रुपए, नागा कौन है, ये रहा नागा। तो नागा की वैल्यू क्या है, 3 × 100 माइनस 25। तो देखिए ये हो जाएगा 300, 300 में से 75 गया तो कितना बचेगा 275, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो नागा को कितना मिलेगा, 275 रुपए मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए महेश के पास 50,000 रुपए हैं, ठीक, कोई व्यक्ति महेश है उसके पास 50,000 रुपए हैं, जिन्हें वह विदेशी यात्रा पर जाने से पहले $1, मतलब यहाँ पर डॉलर में कीमत दी हुई है, उसके पास रुपए हैं और यहाँ पर $1 बराबर में दिया है 45 रुपए की दर से डॉलर में बदलता है। लौटने के बाद वह पाता है कि उसके पास अभी भी $200 शेष हैं। अपनी यात्रा के दौरान उसने कितना रुपए खर्च किए। देखिए यहाँ पर दिया है हमको सवाल में $1 की कीमत दी है, ठीक है, $1 बराबर हमें कितना दिया है, 45 रुपए दिया है। जब भी आता है वो पाता है कि उसके पास $200 शेष बचे हैं। भाई उसके पास कितने $200 शेष बचे हुए हैं, ठीक है। अब $1 की कीमत 45 है तो $200 की कीमत कितनी हो जाएगी, 45 दूनी 90, ठीक है, तो 9,000। तो $200 मतलब ये डॉलर है और रुपए में हमारे पास जो महेश था उसके पास कितने रुपए बचे, 9,000। तो अपनी यात्रा के दौरान उसने कितने रुपए का खर्च किया, वो लेकर 50,000 रुपए की गया था, बच्चे उसके पास 9,000 है, तो 50,000 में से क्या करिए 9,000 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 41,000, 41,000। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि a माइनस बी का, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, अगर का है तो आप मल्टीप्लाई लगाइए, का 90% बराबर a प्लस बी के का मतलब भी हुई 60% के बराबर है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, परसेंट से परसेंट गया, 30 से ये 3 बार, 30 से ये 2 बार, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। अब सॉल्व कर लीजिए, a को यहाँ लिया तो ये a बचेगा, ये 3b आ जाके प्लस हो जाएगा तो ये 5b, ये a अपॉन b बराबर हो जाएगा 5/1, ठीक है। अब ये हमसे पूछ रहा है a का कितना प्रतिशत b है। तो देखिए सिंपल आप लिख लीजिए, a का पूछा है कितना प्रतिशत। देखिए आपको ये सब लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ बस इसलिए बता रहा हूँ। तो हम मान लेते हैं a का x% क्या हो जाएगा b। हमसे ये पूछा है सवाल में, बस रख दीजिए यहाँ पे मान, तो क्या हो जाएगा देखिए, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। a का मान क्या है 5 का मतलब x बराबर 100 बराबर b 1, तो 20 पंजे 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a का 20% क्या है b है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है 70/105, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब कैसे होगा इसको सॉल्व करिए, देखिए 35 दूनी 70, 35 दिया 105, ठीक है। अब आप इसको काट कर देखना है कि ये इससे कटेंगे और जिसका रेशियो ये आ रहा होगा वो अपना आंसर होगा। तो देखिए देख लेते हैं इसको काट कर, हम 3 से काट लेते हैं इसको। देखिए 3 एकम, देखिए 3 एकम 3 कितना बचा, 3 एकम 3 बचा 15, 3 5 15, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 4 3 7 2 9, ये फिर से 3 से कटा है, 3 5 15, 3 दूनी
6, 3 7 21, 3 8 24। देखिए 13 से कट रहा है ये या 26, हाँ 13 से काटी, 13 चौको 52, 13 छंग 78, तो देर रेशियो 3 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आपको बस कैलकुलेशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब हमें दिया है 103 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 98 का गुणनफल बताना है। तो आप इसका गुणन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो आप कर लेंगे। चलिए देखिए अंतिम अंक क्या होगा जब आप 2 की पावर 233 का विस्तार करेंगे। देखिए आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये जो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट निकालने का कंसेप्ट है, मैं नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। यदि आपने अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखा तो आप एक बार उसको जाकर देखिए, कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, जो भी पावर दी है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो 233 की पावर को या लास्ट डिजिट, केवल लास्ट 2 डिजिट में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। हमें क्या रिमाइंडर बचेगा, एक, तो 4 8 32। हमें केवल रिमाइंडर से मतलब रहता है, तो जो भी रिमाइंडर बचता है उसकी पावर लगा दीजिए। 7 की पावर 1 क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार नंबर सिस्टम में जाकर यूनिट डिजिट पार्ट, मतलब पार्ट 3 या पार्ट 4 है जिसमें मैंने यूनिट डिजिट को बताया है, आप उसको एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जॉन 15 दिनों में एक घर का पेंट कर सकता है। जो है 10, वही टाइम एंड वर्क का, ठीक है। जॉन है भाई कोई व्यक्ति, जॉन 15 दिनों में एक घर को पेंट कर सकता है। एक है जो है ये 10 दिनों में ऐसा कर सकता है, जबकि जेम्स है ये क्या कर रहा है, 5 दिनों में ऐसा कर सकता है। ठीक है, अब वो बोल रहा है तो इसका देखिए एलसीएम निकाल लीजिए, क्या आएगा 30, क्योंकि हमें टोटल कार्य निकालना पड़ेगा। यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे एक दिन में कार्य का कितना हिस्सा पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ जो ये क्या है, टोटल वर्क है, मैंने आपको भी बताया था। ये क्या होता है, टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। तो 2 3 6 ये क्या होती है, क्षमता आती है, सबकी एफिशिएंसी आती है। ठीक है, अब वो बोल रहा है यदि तीनों एक साथ मिलकर, यदि देखो तीनों मिल जाए, 3 2 5 2 10 और 11, तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, a प्लस बी सी 11 काम करेंगे। वह मिल रहा है तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन में, भाई एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं वो 11, लेकिन टोटल वर्क कितना है 30 बटे 30। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 11 बटे 30। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए योलो और जोलो की वर्तमान आयु, देखिए बहुत ही ज्यादा ये व्यापक वाले पुस्तकों के नाम ले लेते हैं। यहाँ पे दिया योलो और जोलो की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। यदि जोलो योलो की तुलना में 4 वर्ष बड़ा है, देखिए आप उसको एक्स मान भी कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। वो बोला जो जोलो है वो योलो की तुलना में 4 वर्ष बड़ा है, लेकिन देखिए रेशो में कितना वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष। इसकी वैल्यू कितनी दी है 4, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद देखिए एक की वैल्यू 4, तो हमें 6 की निकालना है, 6 चौको 24, 7 चौको 28। अब वो बोल रहा है 4 वर्ष बाद, तो प्लस 4 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 28, और प्लस 4 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32। काट दीजिए, कितने से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 7 बार और ये 8 बार। तो क्या आंसर आएगा 7:8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 100 कर्मचारियों की औसत आय 92 है। देखिए 100 कर्मचारी हैं, उनकी औसत आय 92, तो इनकी देखिए कुल आय कितनी हो जाएगी 92,000। जिनमें 40 कर्मचारियों की औसत आय कितनी दी है 80। तो देखिए 8 चौको 32, इनकी हो जाएगी 3200। ठीक है, शेष 60 कर्मचारियों की औसत आय बताना है। भाई इसमें 60 कर्मचारी गए, इसका एक्स, तो बस इसमें से माइनस कर दीजिए, 000006। ठीक है, हमें एक्स का मान चाहिए, बस काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, देखिए 6000 अपॉन 6, एक बार जाएगा, मतलब 100 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप देखेंगे कि हमारा चौथा पार्ट चल रहा है, लेकिन हर पार्ट में, हर मतलब हर पेपर में एवरेज से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसी तरह एज वाले भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही पूछे। ये तो कुछ टॉपिक है, जैसे एक टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, एज है, ये व्यापक के थोड़े से फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप इन पर थोड़ा सा जरूर उनको सोल्व अच्छे से करके जाएं। अब देखिए यदि एक वर्ग में 30 लड़कों का औसत 80 है, भाई कोई वर्ग है उसमें 30 लड़कों का औसत कितना है 80, ये क्या है बॉय है। ठीक है, देखिए टोटल 8 चौको, सॉरी 8 दिया 24, और उसी वर्ग में 20 लड़कियों का औसत स्कोर 90 है, भाई उसी में 20 गर्ल है। ठीक है,
इनका औसत कितना दिया है 90। तो देखिए 9 दूनी 18। तो पूरे वर्ग का औसत पूछा, सिंपल, इसको जोड़ लीजिए, 0 0, 8 4 12 की 2, कैरी आई 1, 3 और 1 4, 4200। अब वो पूरे वर्ग का पूछा तो हमको लड़का था, लड़कियों को भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो इसका औसत पूछा तो 50 से क्या कर दीजिए डिवाइड, सिंपल। देखिए कितनी बार जाएगा, 8 बार, 2 बचा 84, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेपर में, इसमें थोड़ा सा क्या लगे, थोड़ा सा देखिए क्या टफ क्वेश्चन नहीं है ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो आप इसको बेसिक से जाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। एक फल विक्रेता ने 3240 सेबों को $60 प्रति दर्जन की दर से खरीदा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दर्जन दिया है, ठीक है, और नीचे आप पढ़ेंगे तो $2 प्रति सेब की कीमत दी है। तो एक काम करिए, देखिए एक दर्जन में कितने सेब होते हैं, 12 सेब, तो 12 सेब की उसने कीमत कितनी दी है, $7 ये दिया है। एक फल विक्रेता ने इतने सेबों को $7 प्रति दर्जन की दर से खरीदा, मतलब 12 सेब उसने $7 की दर से खरीदे। तो देखिए यहां से क्या करिए, एक सेब की कीमत निकालिए आप, एक सेब की कीमत क्या हो जाएगी 7/12, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक सेब की कीमत कितनी हुई 7/12। अब हमें कितने सेबों की कीमत चाहिए 3240, तो क्या करिए इसमें 3240 का क्या कर दीजिए गुणा, ये एक सेब की कीमत थी, हमें 3240 की चाहिए, तो हमें 3240 का क्या कर दिया गुणा, एक सेब की कीमत 7/12, तो 3240 की कीमत क्या हो जाएगी 7/12 मल्टीप्लाई 3240। इसको काटिए आप, देखिए 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा, कितना बचा 8 बचा। तो 12 65, 12 6 72, 12 7 84, 0। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 0, 7 7 49 की 9, कैरी आई 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो देखिए ये जो कॉस्ट प्राइस आ गई किसकी, 3240 सेबों की क्या आ गई कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। एक फल विक्रेता ने 3240 जो सेब थे उसको कितने में खरीदा, 1840 में खरीदा, ठीक है, डॉलर जो भी दिया है सब उसमें अपने खरीदा। अब देखिए परिवहन के दौरान 10% क्षतिग्रस्त हो गए। अब देखिए टोटल सेब कितने थे उसके पास 3240, अब इसका 10% खर्च हो गया, मतलब क्या हो गया क्षतिग्रस्त हो गया। ये जो 3240 सेब थे इसका 10% क्या हो गया क्षतिग्रस्त हो गया। तो 10% देखिए अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का अगर हमको 10% निकालना है तो क्या करिए पीछे से एक डेसिमल लगा दीजिए, मतलब पीछे से एक आगे एक बढ़ा के लिख दीजिए तो आपको 10% निकल जाता है। जैसे हमें 3240 का 10% निकाला तो पीछे से दशमलव यहाँ पे एक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 324। अभी क्षतिग्रस्त हुए तो माइनस करना पड़ेगा, कितना आया 6, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 3 गया 9, 2, टोटल उसके पास 2916 सेब बचे। अब देखिए ये जो शेष सेब बचे वो बोल रहा है शेष सेब $2 प्रति 3 सेब की दर से बेच रहा है। मतलब देखिए आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ, 3 सेब को वह क्या कर रहा है $2 की कीमत पर बेच रहा है। तो देखिए एक सेब को वो कितनी कीमत पर बेचेगा 2/3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, एक सेब की कीमत क्या हो गई, ये सेलिंग प्राइस आ गई एक सेब की, लेकिन हमको 2916 की चाहिए तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका 2916 का। देखिए ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसको बेसिक से ही कर सकते हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने का, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है इसको बेसिक से। मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, नहीं तो जब आप इसको करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। देखिए काट दीजिए, कितनी बार गया 3 नाम 27, 2 बचा, 3 7 21, 3 दूनी 6। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 की 4, कैरी आई 1, 9 दूनी 18 और 1 19। अब देखिए ये क्या सेलिंग प्राइस आ गई हमें। अब जो फल विक्रेता था 1890 रुपए में सेब खरीद रहा है और 1944 रुपए में सेब बेच रहा है, तो देखिए इसे कितनी फायदा हो रहा है, कितने का 10, ये 44 को, इससे 54 रुपए का क्या हो रहा है फायदा। और हमसे क्या पूछा लाभ अथवा हानि प्रतिशत में पूछा है, तो लाभ और हानि हम किस पे निकालते हैं क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है इसका 1890, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, बस सोल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0 गया, अब काट लीजिए 9 से, 9 पन्ना 45, 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 3 से काट दीजिए, 3 7 21, 3 दूनी 6, तो ये आ गया हमारे पास 20/7, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, कितना बचा 6/7, ये हमारा क्या हो जाएगा परसेंट आंसर, 2 सही 6/7, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगर आपको जो मैं सवाल करा रहा हूँ उसमें किसी भी सवाल में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगा, कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए एडवांस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्लीज के क्वेश्चन में, तो आप एडवांस को क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से कर लीजिए।
देखिए यहाँ पर दिया है 15 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के गोलाकार गेंद को, भाई ये कोई गोल है, ये गोला है, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर व्यास, 15 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, भाई कोई गोला है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 15/2, क्योंकि व्यास की कोई भी व्यास है उसकी त्रिज्या कितना होती है, उसका आधा होती है, तो 15/2। गेंद को पिघलाकर 1.5 मिलीमीटर, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिलीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इतना कोई ज्यादा टफ नहीं रहते क्वेश्चन, लेकिन केवल और केवल ये इसकी यूनिट में फंसाता है एग्जामिनर, बच्चा यहाँ देख नहीं पाता और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को गलत कर देता है। तो आप एक बार इन पे जो इसकी यूनिट रहती है इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बोल रहा है एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 1.5 मिलीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब ये गोला इसको पिघलाकर 1.5 मीटर छोटी छोटी गोले बना रहा है, ठीक है, ये 1.5 मिलीमीटर त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कितनी, 1.5 मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर यहाँ मिलीमीटर, तो उसको उसमें बदलने के लिए 10 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 15/100। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1.5 सेंटीमीटर है, सॉरी 1.5 मिलीमीटर, इसको बदलेंगे 10 से भाग देंगे तो क्या जाएगा 15/100। तो ये जो छोटी छोटी गेंदें हैं इनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 15/100, ठीक है। तो पिघलाकर त्रिज्या वाले कांच की गेंद बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में 3% की क्या होती है, बर्बादी होती है। जब वो इस गोला से ये वाली गेंदें बना रहा होता है तो उसकी 3% की भी क्या हो जाती है, बर्बादी हो जाती है। तो कांच की कितनी गेंदें बनाई गई, तो कांच की वो बोला ये जो छोटी छोटी गेंदें कितनी बना गई। हम जानते हैं किसी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर क्यू, सॉरी पाई आर क्यू होता है ना कि स्क्वायर। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, देखिए 4/3 पाई ऐसे ही रख दीजिए, आर क्यू यहाँ कितना है 15, तो 15/2 मल्टीप्लाई 15/2 मल्टीप्लाई 15/2, ठीक है। अब इसी से ही गेंदें बनेंगी। अब इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, 3% की बर्बादी हो रही है, तो ये जो इसका आयतन है इससे हमको कितना, केवल 97% मिल रहा है, तो इसका क्या निकालिए 97% अपॉन 100। अब जो गेंदें बनेगी छोटी छोटी, ये जो हमारा आयतन आया ये इससे ही तो बनेगी, या तो इसके बराबर में आप करके लिख लीजिए या इसके अपॉन में करके लिखिए, आप बराबर भी करके लिख सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई ऐसा कैसा, इसकी त्रिज्या कितनी है 15/100, तो 15/100 मल्टीप्लाई 15/100, ठीक है, मल्टीप्लाई 15/100, ठीक है, ये हो गया इसका। लेकिन कितनी बनेगी, हमने मान लिया x बनी, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर जाएगा। देखिए 1/15 से 2/15 से 3/15 कट गए, 1/15 2/15 3/15 कट गए, इससे ये कट गया, ठीक है, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 25, और ये वाले 100 से ये वाला 100 गया, और हमने 100 काटा तो कितना आ जाएगा 50। अब देखिए 25 पंजे 125, क्या आ गया 125, और ये जीरो की जीरो, ये 97 का बस का कर दीजिए आप इसमें मल्टीप्लाई, देखिए 0 35 7 35 की 5 कैरी आई 3, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7 हाथ से लाई 1, 7 एकम 7 और 1 8 मल्टीप्लाई 0, 9 पंजा 45 की कितना आएगा 5 कैरी आएगी 4, 9 दूनी 18 और 4 22 की 2 कैरी आई 2, 9 एकम 9 और 2 11, बस 0 5 12 1 2 1, तो 12 125 0, कहाँ है ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही है 12 125 0। बहुत ही सिंपल सवाल है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, भाई एक पिता है उसका एक क्या है पुत्र है, बोल रहा है एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना, भाई पुत्र है x तो उसका पिता है 4 गुना बड़ा, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है 43, इसमें प्लस करके बराबर क्या लिख दीजिए 43, सिंपल। पिता और पुत्र की आयु पूछा, देखिए 4 और 4 8, ये 4 x और 1 5x, ये 4 और 4 8 यहाँ जाएंगे, 43 में से 8 जाएगा तो बचेगा 35, x बराबर क्या जाएगा 7। क्या पूछ रहा है हमसे, पिता पुत्र और पिता उम्र क्रमशः, पिता और पुत्र की पूछा तो 7 और 7 चौको 28, 7:18, कितने में ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 14 श्रमिक 5 दिनों में 10 टेबल बना सकते हैं, इसको हम वही अपने उस वाले फॉर्मूले करेंगे MDH वाले से अपॉन W1, ठीक है, ये होता है ना M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, वही सिंपल एक फॉर्मूला है, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए 14 श्रमिक 5 दिनों में 10 टेबल बनाते हैं, भाई 14 श्रमिक है, ये 5 दिन को काम करेंगे, कितनी टेबल बना रहे हैं 10, तो नीचे वर्क आ जाएगा इज इक्वल टू 10 श्रमिकों ने काम करना शुरू किया तथा एक श्रमिक 5वें दिन
शामिल हुआ। तो ये जो 10 श्रमिक थे, इन्होंने कितने दिन काम किया? 4 दिन की काम किया, क्योंकि देखो लिखा है ना सवाल में 10 श्रमिकों ने एक काम शुरू किया, तो एक श्रमिक 5वें दिन शामिल हुआ, तो इन 10 ने कितने 4 दिन काम किया, प्लस एक श्रमिक शामिल हो गया, 10 पहले से थे, ये 11 व्यक्ति हैं, इन्होंने x दिन काम किया और कितनी टेबल बनाई? 12, तो अपन 12 सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 दूनी 10, ये 7 बार, तो 12 सत्ते 84, ये हो जाएगा 10 चौको 44, ठीक है, ये हो जाएगा 44 प्लस 11x, ठीक है, सॉरी 10 चौको 40 ना कि 44। अब ये इसमें से जाएगा 40 को माइनस करेंगे, अब आ जाएगा 44 बराबर 11x। हमको x की वैल्यू चाहिए, तो देखिए 11 से क्या जाएगा 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। वह पूछ रहा है 12 टेबल बनाने में कितने दिन लगे। अब देखिए जैसे ही x का मान आया तो आप देख के तुरंत आंसर इस 4 पे टिक मत कर दीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गलत। बिल्कुल, बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, फिर आके बोलते हैं कि यार मैंने तो आंसर सही लगाया था, फिर मेरा नंबर क्यों नहीं आया। ये क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में गलत कराने के लिए वो आंसर देता है। ठीक है, हमसे पूछा 12 टेबल बनाने में, 12 टेबल ना कि शेष टेबल बनाने में, या शेष व्यक्ति जो है हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी, सिर्फ टोटल 12 काम पूछा है। तो देखिए 4 ये जो पहले काम कर चुका था दिन, और 4 ये दिन, 4 और 4 8, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। तो थोड़ा सा स्पीड के चक्कर में आप गलत आंसर टिक करके मत बताइएगा, थोड़ा सा देख लीजिए कि ऑप्शन में भाई 8 भी दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को 3 से 4 तरीके से कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप 3 से 4 तरीके से कर सकते हैं। इसको रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं, एक्स मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक इसका बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिससे आप केवल और केवल एक लाइन में इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे और कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। देखिए बस एक बात याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगता है। जैसे मैं बोलूँ हमारे पास किशमिश है, दाखें, जो अपने भाषा में बोलते हैं दाखें ही बोलते हैं, किशमिश भी बोलते हैं, किशमिश है हमारे पास। ठीक है, अब जो किशमिश है सभी लोग जानते हैं अंगूर से मिलके बनती है, तो एक अंगूर से मिलके कोई किशमिश बनी, तो देखिए अंगूर तो होता है थोड़ा सा बड़ा, और जब वो किशमिश, तो अंगूर में से थोड़ा सा पानी निकल गया तो किशमिश सूखती है कि नहीं सूखती। तो अंगूर के अंदर जो गूदा रहता है उसको बोलते हैं पल्प, इंग्लिश में बोलते हैं पल्प। तो उसका पल्प की मात्रा बदलती है क्या? कभी नहीं बदलती। पल्प की मात्रा तो वही है, लेकिन क्या होता है परसेंट में परिवर्तन आता है। क्या होता है? परसेंट में परिवर्तन आता है। ठीक उसी तरह मैं बोलूं कि जैसे कोई तरबूज है, कोई भाई बड़ा तरबूज है, वाटरमेलन है, उसको हमने धूप में रख दिया है, ठीक है, तो अब धूप से वो उसका पानी क्या हो रहा है, सूख रहा है, तरबूज पैक है पूरा, ठीक है, बंद है, हमने काटा पीटा कुछ नहीं किया उसको, ठीक है, तरबूज पैक है पूरी तरह। तो अब जैसे धूप में से उसका पानी निकल रहा है, ठीक, पानी उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा धूप से, लेकिन उसके अंदर जो पल्प है, जो उसके अंदर गूदा है तरबूज के अंदर, वो उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेगा, वो तो वही रहेगा। अब जो हमें गोलियां बनाना है तो उस गूदे से ही बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो बस एक बात याद रखिए, उस गूदे को यार उस पल्प को हमेशा कांस्टेंट रखिए। इस टाइप के क्वेश्चंस में केवल और केवल पानी की मात्रा इधर से उधर होगी, पल्प की मात्रा वही की वही रहेगी। पल्प जो अंतर आएगा उसको केवल और केवल परसेंट में अंतर आएगा, उसकी मात्रा में उसकी क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए इस सवाल में बस एक ये पॉइंट आप याद रखिए, कभी भी आप इसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखिए एक ताजे फल में 62% जल निहित है, कोई ताजे फल है उसमें 62% जल निहित है। अब देखिए ताजे फल है उसमें 62% क्या है? जल है, तो उसमें गूदा, मैं बोलूंगा पल्प, ठीक है, कितना होगा? 62% क्या है? जल है, तो उसमें गूदा कितना होगा? 38% होगा कि नहीं होगा? बताइए। ठीक है, तथा सूखे फल, ये ताजे फल था, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए एक एक लाइन लिख रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट एक लाइन में इसका आंसर आएगा। देखिए आप, तथा सूखे फल, यहाँ पर है सूखे फल, सूखे फल में 24% जल है, भाई जो जल है वो कितना है? 24%। अब 24% जल है तो इसमें गूदा या पल्प कितना होगा? ये जो गूदा है कितना होगा? 76% होगा, ठीक है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने सूखे फल बनाएंगे? अब देखिए हम जो भी फल बनेगा वो गूदे से बनेगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं 100 किलोग्राम कितना है ताजे फल, तो 100 किलोग्राम में कितना परसेंट गूदा है भाई, उसकी मात्रा कितनी है, इतनी गूदा की मात्रा होगी और उसी से पल्प बनेंगे। और जो सूखे फल में है तो गूदे की मात्रा बदली होगी क्या? नहीं होगी, केवल क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी तो कभी बदली नहीं होगी, केवल केवल उसका परसेंट बदला होगा। तो हमने मान लिया एक्स फल बन रहे हैं और उसका गूदा कितना है? 76% है अपॉन 100, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बस सिंपल काट दीजिए इसको, देखिए 100 से 100 गए, 38 दूनी 76, 2 से 50, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 50 kg, सिंपल आंसर।
ठीक है, तो आप इसका आंसर एक लाइन में दे सकते हैं। ये सब भी आपको, ये जो मैंने लाइन लिखी, ऊपर वाली लाइन भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप इस मेथड से यूज्ड हो जाएंगे तो एक बार लाइन में ये वाला डायरेक्ट अपन लिखेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एक समूह में 4 लोगों की आयु लगातार 4 सम संख्याएं हैं। यदि समूह की आयु का योग 156 है, तो समूह के सबसे बड़े सदस्य की आयु बताइए। देखिए, इसको भी आप दो तरीके से करते हैं। एक तो एक्स मान के चक्कर, एक्स मान के कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप एक्स के चक्कर में मत फंसिए। अगर आप एक्स के चक्कर में फंसेंगे तो समझ लीजिए एक्स के चक्कर में फंसना तो सवाल को गलत करने की संभावना बढ़ जाना होती है। ठीक है, अब देखिए, फिर भी मैं इसको एक्स मान के आपको बता देता हूँ। एक समूह में, फिर अपन इसको डायरेक्ट भी कर लेंगे कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, एक समूह में 4 लोगों की आयु लगातार, तो मान लेते हैं एक की एक्स है, x+2, x+4, x+6। ठीक है, तो इन समूह का योग दे रहा है हमें प्लस 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 कितना दे रहा है 156। कर लीजिए 1 2 3 4, 4x प्लस 6 और 6 12 बराबर 156। 4x, ये 12 यहाँ माइनस जाएंगे तो आ जाएगा 144। x बराबर 4 तिया 12, 2 बचे 4 पंजे 20, 4 छंग 24, तो क्या आ गया 36। हमसे क्या पूछ रहा है, तो समूह में सबसे बड़े सदस्य की आयु ज्ञात की। सबसे बड़ा क्या है x+6, 36 में +6 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 42। 6 प्लस करें तो क्या आ जाएगा 42, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये तो था एक्स मान के, आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे अपन। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एक समूह में 4 लोगों की आयु, अब देखिए औसत, इसको औसत से कैसे करते हैं कि 4 कोई व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, तो जो औसत होगा वो यहीं का मान तो होगा, बीच का होगा कि नहीं होगा। औसत यही तो होता है कि उसके बीच का मान होता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें आप क्या करिए, 4 से भाग दीजिए 156, तो 4 तिया 12, कितना हुआ 4 3 4 9 39। तो एवरेज क्या होगा इसका 39, मतलब दो वैल्यू यहाँ है, दो वैल्यू है, इसके बीच में ही तो औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। लेकिन इसमें अपन से बोला एक समूह में 4 लोगों की आयु लगातार 4 सम संख्या, 4 सम बोला, तो 39 की बात क्या आएगा 40 और 42, डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा 42। आप इस तरह भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहले पार्ट जो अपना 19 तारीख की शिफ्ट का पेपर था उसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन था, केवल डिजिट अलग थे। वहां भी मैंने आपको बताया था बेसिक से भी हो डायरेक्ट, तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। देखिए, दिया है हमें 20 के एक समूह का औसत मान, कोई 20 व्यक्ति हैं, इस समूह के औसत मान दिया है हमें 15.8 है। माध्य, माध्य मतलब माध्य भी क्या होता है, औसत ही होता है एक तरह का। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि माध्य क्या होता है, औसत ही होता है। माध्य 0.4 तक बढ़ जाता है जब एक माध्य मान समूह में जोड़ा जाता है। मतलब 20 व्यक्ति थे, इसमें कोई एक व्यक्ति को हमने क्या किया प्लस, तो क्या हो गया 21 हुआ। तो इसका जो औसत का मान था क्या होगा 0.4 बढ़ गया। तो देखिए, औसत का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया था कि 20 समूह में 15.8, तो औसत का मतलब क्या है कि जो 20 लोग हैं सबके पास 15.8 15.8 15.8 इनकी या तो आयु है या इनके पास रुपए हैं, केवल किस मात्रा में 15.8, तो 20 लोग हैं, इसका औसत यही तो होता है, बराबर बराबर। देखो, हो सकता है किसी के पास कम हो किसी के पास ज्यादा है, तो क्या करते हैं उसमें सबको जोड़ के उन संख्याओं को भाग दे देते, तो हमारे पास क्या जाता है औसत। हम ऐसा निकाल लेते कि 20 जो व्यक्ति हैं उनके पास 15.8 के रूप में रुपए हैं या उनकी आयु कुछ भी है। तो देखिए, अब जो 0.4 तक बढ़ा है तो किसके कारण बढ़ा है 21, तो इसी तरह सबको भी बराबर बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 0.4 का। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 4.8, ये 4.8 बढ़ेगा किस कारण, जो एक और व्यक्ति आया था। बस सिंपल, आप इसमें जोड़ दीजिए बस 8.4, 2 क्या हो जाएगा 6, 4 2 क्या जाएगा 24.2 हमारा आंसर। ठीक है, तो वही चीज औसत क्या होता है, जो सभी लोगों में बराबर बराबर। ये जो 0.4 बढ़ा, क्यों बढ़ा, ये 21 में जो व्यक्ति आया तो वो हर 21 व्यक्ति के में तो बढ़ेगा, जो 21 व्यक्ति थे पहले एक व्यक्ति में भी बढ़ेगा, दूसरे में भी। औसत तो यही होता है ना, सभी में बराबर। बस इस तरह आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इमरान और अकबर की उम्र 3:4 के अनुपात में है। हम मान लेते हैं इमरान और अकबर है, उसकी उम्र 3:4 के अनुपात में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इमरान की उम्र 3x, ठीक है, और अकबर की उम्र 4x अनुपात में। यदि 16 वर्षों के बाद, यदि 16 वर्षों के बाद, ठीक है, आप इसको रेशो से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा आप तो रेशो के चक्कर में पढ़िए, आपको एक्स मान के करिए, हमेशा इसका आंसर आएगा 5:6 होगा। तो इमरान की वर्तमान बस गुणा कर दी, 6 18, x प्लस 16 कर देगी 36, और कितना जाएगा 96, 16 छक्के 96,
पंचों को 20x, 16 पंचे 80। ठीक है, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो क्या जाएगा देखिए 2x बराबर 16, x बराबर 8। क्या पूछ रहा है हमसे? तो इमरान, इमरान कौन था पहले वाला, तो 8 की 24, इसमें मान रख दीजिए 3 इंटू 8 क्या जाएगा 424, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ए बी सी का, भाई ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन 55 किलो है। औसत पूछा है तो 55 मल्टीप्लाई 3 उनको निकालिए, पहले 5 थी 15 की 5 हासिल आई, 1 5 थी 15 और 1 16, 165 इनकी टोटल आई हुई है। अभी ए और बी का औसत वजन 50, ए प्लस बी का औसत वजन कितना है 50 इंटू 2 करिए तो कितना जाएगा। तो तथा बी और सी का, बी प्लस सी का कितना दे रखा है हमें 60, 60 मल्टीप्लाई टू कितना जाएगा 120। तो बी का वजन ज्ञात करना है हमको, क्या करना है बी का वजन ज्ञात करना है, बस निकाल लीजिए। देखिए ए और बी का मान इसमें रख दीजिए, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी जाएगी 65। ठीक है, हमको क्या का मान चाहिए बी का चाहिए, तो सी का मान यहाँ रख दीजिए 65, तो हमको बी की वैल्यू मिल जाएगी 5, 11 में 6 गए 5, क्या आ गया 55। सिंपल। चलिए नेक्स्ट आए कि नहीं, देखिए यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू दी 100, तो हमने यहाँ पर रख दी, तो यहाँ से हमको क्या आ गई सी की वैल्यू आ गई, और बी प्लस सी की वैल्यू दी हमें 120, तो यहाँ पर मैंने सी का मान रख दिया, तो हमें क्या मिल गया 55। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 15 वस्तुओं का लागत में, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, और ये भी मैं बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चन है व्यापक का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। आप एसआई के या जेल पुलिस के या ग्रुप 4 कोई भी पेपर उठा के देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा व्यापक में। ठीक है, बहुत सिंपल है। 15 वस्तुओं की लागत मूल्य तो दिया हमें, कॉस्ट प्राइस क्या है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक बार समझिए क्या होता है, 15 वस्तुओं की या का जब भी आए तो मल्टीप्लाई 15 वस्तुओं की क्या कॉस्ट प्राइस बराबर 10 वस्तुओं का मतलब मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य है एसपी क्या है बराबर। ठीक है, दिया ये दिया 15 वस्तुओं की लागत मूल्य 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब 15 वस्तुओं में जो लागत मूल्य वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बस यहाँ सॉल्व कर लीजिए। देखिए सीपी अपॉन एसपी बराबर 10 अपॉन 15, तो 5 दूनी 10 5 3 15। बस हमें क्या निकालना लाभ परसेंट। देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी है 2 रुपए या 2 यूनिट, सेलिंग प्राइस कितनी 3 यूनिट, मैं 2 की वस्तु 3 में बेच रहा हूँ, मुझे कितने का फायदा हो रहा है 1 का। लाभ और हानि हमेशा कितने होती है क्रय मूल्य पर, परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा क्या आ जाएगा 50%। सिंपल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए मार्क स्प्रिट्स एक ही समय अवधि में विपरीत धारा की तुलना में धारा के साथ दुगनी दूरी तय कर सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो रेशो मेथड से और एक अपना बेसिक से, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से कीजिए। देखो रेशो से करेंगे तो हम थोड़ा सा फंस सकते हैं उसमें। रेशो तब अच्छा है जब आपकी उस पर कमांड है, अगर आपकी कमांड अच्छी है रेशो पर तो आप उसको रेशो से करिए, नहीं तो आप मैं बोलूंगा आप तो उसको बेसिक से करिए। देखिए हम जानते हैं चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय, मतलब स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मार्क स्पिट्स एक ही धारा अवधि में विपरीत धारा की तुलना में, जब भी हम धारा की दिशा में या धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो देखिए चाल क्या होती है बी माइनस डब्ल्यू, वाटर माइनस सॉरी बोट माइनस डब्ल्यू, हमने उस दिन में बताया था आपको जब पहले टाइप में भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन। और धारा के साथ यही दिशा हो जाती है बी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, बोट प्लस वाटर। ठीक है, अब वो बोल रहा है समय अवधि में विपरीत धारा की तुलना में धारा के साथ दुगनी दूरी तय कर सकता है, मतलब जितने समय में वह धारा की विपरीत दिशा में जाता है वो धारा के साथ उससे दुगनी दूरी तय कर सकता है उतने समय में। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, साथ दुगनी दूरी तय कर सकता है। धारा की गति 2 किलोमीटर, धारा मतलब वाटर की गति हमको दे रखी है 2 किलोमीटर, तो इसमें हो जाएगी ये हो जाएगी बी प्लस। अब देखिए हमारा तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल कितनी है बी माइनस टू, हम मान लेते हैं डी दूरी तय कर रहा है, टाइम कांस्टेंट है टी। ठीक है, इसी तरह जब वो बी प्लस 2 दूरी से जाता है, इससे कितनी दुगनी दूरी, देखिए लिखा है दुगनी दूरी जब धारा के दिशा में जाता है, टू टाइम क्या है समय। ठीक है, अब आप उसमें देखिए टाइम समय है तो आप निकाल लीजिए इसको, देखिए टी यहाँ पे ले जाएंगे टी इसको टी की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा डी अपॉन बी माइनस टू इज इक्वल टू 2d अपॉन बी प्लस हो जाएगा कि नहीं भाई। यहाँ से अपन टी की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे, ये यहाँ पे आएगा ये यहाँ नीचे आएगा, तो आपस में बराबर, तो टी का मान अपन दोनों बराबर रख सकते हैं। बस सॉल्व कर लीजिए, देखिए डी से ये डी गया इज इक्वल टू इसका गुणा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो देखिए हो जाएगा बी
+2 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा 2b -4। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर आएगा तो ये बचेगा माइनस का b बराबर, ये प्लस का 2 यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया। तो बोट की स्पीड आ गई हमारे पास क्या, 6। अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर पानी में, मतलब पानी क्या शांत, स्थिर पानी में 3 किलोमीटर तैरने में उसे कितना समय लगेगा। भाई स्थिर पानी उसको 3 किलोमीटर, दूरी कितनी है 3 किलोमीटर, तो चाल आ गई हमें कितनी 6, टाइम निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा t/3/6। यहाँ पर हमको क्या चलना है, मिनट में देना है तो 60 से गुणा, ये क्या 10 बार, तो कितना जाएगा 30 मिनट। हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर भी आप उसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं ताकि मैं आपके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक रेलगाड़ी स्टेशन ए और बी के बीच शटल करती है, शटल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, शटल इंग्लिश शब्द है, जैसे हम भोपाल से इंदौर जा रहे हैं, इंदौर से भोपाल आ रहे हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान शटल करती है। तो हम मान लेते 2 स्टेशन है, एक है ए, ये एक स्टेशन है और एक स्टेशन है बी, शटल करती है और 5 मिनट के लिए प्रत्येक 5 मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकती है, मतलब इसके बीच में 5 स्टेशन है, एक स्टेशन है ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, मतलब ये 5 स्टेशनों पे क्या करती है रुकती है, 5-5 मिनट। ठीक है, रुकती है। मान लें स्टेशन 10 किलोमीटर के बराबर अंतराल में, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 10 किलोमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की 10 है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, मतलब ये 10-10 किलोमीटर के अंतराल पर क्या है स्टेशन है। और जो ट्रेन है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की आगे चल रही है। तो देखिए अभी हम भूल जाते हैं कि वह रुक रही है, टोटल दूरी कितनी है 10, 20, 30, 40, 50, 60। हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला वही, चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय, मतलब स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल इसकी 50 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है, टाइम दूरी कितनी है 60, टाइम हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए t बराबर हो जाएगा 16/50। ठीक है, अब ये तो आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन हमें देखिए आंसर हमेशा मिनट में दिया है, तो इसको मिनट में बदलने के लिए इसका हम क्या कर देंगे 60 से गुणा। ठीक है, देखिए 0 से 0 गई, 12×5 = 60। ठीक है, 12 छः क्या हो जाएगा 72 टाइम। तो अगर ये ट्रेन रुकती नहीं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है एक ट्रेन क्या करती 12 मिनट में क्या कर लेती कर लेती। लेकिन वो बोल रहा है यहाँ जो बीच में स्टेशन थी 5-5 मिनट रुक रही थी, देखिए 5 मिनट यहाँ रुकी, 5 मिनट यहाँ, 5-5-5 कितने मिनट रुकी 25 मिनट, और ये रुकी, बस इसको उसमें प्लस कर दीजिए 7, ये 9, तो क्या हो जाएगा 97 हमारा आंसर जाएगा। तो टोटल कितना समय उसे लगा 97। अगर बिना रुके पूछता तो हमारा आंसर आ जाता 72 मिनट, लेकिन वो 5-5 मिनट 5 जगह रुकी है तो 25 को उसमें ऐड करना पड़ेगा, 97 हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए औसत निकालिए। अब इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल, इनको आपस में जोड़िए, 2, 4, 6 संख्याओं मतलब 6 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक चोर 20 किलोमीटर सॉरी 20 मीटर, देखिए इसमें भी आप देखिए टाइम एंड डिस्टेंस या ट्रेन वाले क्वेश्चन आए तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते, देखिए 1-2 क्वेश्चन तो टफ रहेंगे ताकि वो पेपर का लेवल थोड़ा सा मेंटेन कर सके। एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा गया, मान के चलिए यहाँ पर है पुलिस, ये था चोर, इन दोनों के बीच की दूरी थी 200 मीटर, द्वारा देखा जाता है। तो चोर दौड़ना आराम करता है, चोर यहाँ से क्या करता है दौड़ लगाता है इस साइड, ठीक है भाई साइड ही लगाएगा आराम करता है, और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10, तो ये चोर है इसकी चाल है 10 किलोमीटर पर आवर और पुलिस की चाल है 11 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे कई बार एक और क्वेश्चन घुमा के नहीं दे देता है कि यहाँ पर मैं पुलिस की चाल दे देता है 9 किलोमीटर पर आवर, तो वो पूछता है कि बताओ पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ेगा। तो बताओ कभी भी पुलिस चोर को पकड़ पाएगा कि नहीं, क्योंकि चोर तो देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, मतलब उसे तेज स्पीड से दौड़ रहा है और पुलिस जा रही है कम स्पीड से, तो कभी भी उसको पकड़ पाएगा कि पुलिस कभी नहीं पकड़ पाएगा। तो हमेशा पुलिस की चाल क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए चोर से, तभी वह चोर को पकड़ सकता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया भी हुआ था पेपर में जिसमें लिखा हुआ था कि ऑप्शन ऐसे ही दिया था कि है ना पुलिस वाला कभी नहीं पकड़ पाएगा। तो आप बिल्कुल इस बात का याद रखिए जब भी अगर पुलिस की चाल चोर से कम है तो उसको कभी नहीं पकड़ पाएगा।
ठीक है, हमसे लेकिन ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि चोर और पुलिस 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा से दर से दौड़ते हैं, तो पुलिस चोर को किस दूरी पे पकड़ लेगा? तो देखिए सिंपल वही हमारा फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना। अब देखिए चाल, ये 10 से जोड़ रहा है, ये 11 से जोड़ रहा है, तो ये 11 से 10 से, तो इनका डिफरेंस आएगा यहाँ पे पकड़ने के लिए। दूरी कितनी है? 200 मीटर। अब देखिए ये 200 मीटर, ये किलोमीटर है, तो उसको उसमें बदलने के लिए हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना। क्या आ जाएगा? टाइम। यहाँ से देखिए अभी आ जाएगा 1 किलोमीटर बराबर बराबर क्या आ जाएगा? 1/5 अपॉन टाइम। यहाँ आ जाएगा तो देखिए टाइम बराबर क्या आ गया? 1/5 आए कि नहीं आए? मतलब 1/5 उसको आवर लग रहे हैं। अब लेकिन वो पूछ रहा है दूरी बताना है, तो पुलिस किससे दौड़ रही? 11 से। 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2.2 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 11 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? हमें टाइम आ गया 1/5, मतलब 1/5 आवर से वो 1/5 आवर में पुलिस वाला क्या पढ़ लेगा? उसको पकड़ लेगा। हमें केवल यही तो निकालना है कि 1/5 घंटे में पुलिस कितना चला? 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो 1/5 में क्या कितना चलेगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक चोर, अरे ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया सेम टू सेम। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 4/9 4/9 की होल पावर -4 को किस संख्या से भागते हैं? हम मान लेते हैं इसको x से भागते हैं, तो भागफल 1/2 की पावर 4 प्राप्त हो। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक रहता है, अगर x की पावर -1 है तो इसको हम 1/x लिख सकते हैं कि नहीं? अगर x की पावर -2 है तो क्या हो जाएगा? 1/x की पावर 2। अगर 2 की पावर -3 है तो क्या हो जाएगा? 1/8। 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। बस यहाँ पे लॉजिक लगाना है। अब देखिए यहाँ पर भाग में कोई पावर है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। और यहाँ पर अगर कोई पावर वाइट में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यहाँ पर कोई पावर है, यहाँ पे क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, ये आई यहाँ पर। अब देखो पहले इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पर इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले। इसको क्या मैं 1/4/9 की होल पावर 4 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? ये 9 ऊपर पहुंच जाएगा। 9/4 की होल पावर क्या कितनी दी है? 4 दी है। ठीक है अभी यहाँ पर है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 2 की पावर 4 बराबर x होगा कि नहीं? घातांक करने के नियम से पढ़ा होगा आपने। अब बस काट दीजिए। देखिए ये 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 कट गया, क्या बचेगा? 9 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4। इसको होल बटे में लिख दीजिए, 9/2 की होल पावर क्या आ जाएगा? 4। पहले ही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घातांक करने के क्वेश्चन से देखिए x² प्लस 1/x, इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको उसको बेसिक से बता दूं। तो एक फॉर्मूला होता है सिंपल, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। बस लगा दीजिए। देखिए 1/, एक मिनट गलत हो गया थोड़ा सा, x प्लस 1/x की होल पावर 2, a² मतलब x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये x से x कट गया। हमसे क्या इसका मान चाहिए? ठीक है अब देखिए इसको लिखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ऐसा कैसे? इसका मान हमें कितना दिया है? 23। ठीक है 23 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 25। अब मैं इसको हटाऊंगा √2, यहाँ क्या जाएगा? वर्गमूल। उसको सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा? +-5। सिंपल है। ठीक है देखिए आपने अगर देखा हो तो ये चौथा पेपर हम कर रहे हैं। हर पेपर में ये जो है यहाँ से क्वेश्चन आया ही हुआ है। अलजेब्रा से एक ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप मान के चलिए इस बार भी अलजेब्रा से एक ना एक क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन अगला। यदि दिए गए चित्र में यदि एंगल SPQ बराबर 65 डिग्री है, तो देखिए एंगल SPQ हमें ये वाला एंगल कितना दिया है? 65 डिग्री। और एंगल SQP कितना है? 70 डिग्री। ये हमें दिया है 70 डिग्री। तो एंगल PRQ हमें इस वाले एंगल का क्या करना है? मान बताना है। तो देखिए हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण कितने का मान कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 65 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 5 135। ठीक है 180 है। ठीक है तो हमें कितना हो जाएगा? इसमें माइनस कर दीजिए 5। ठीक है 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
तो इसका मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। और एक थ्योरम आपने पढ़ी हो सर्किल में, किसी वृत्त की जीवा से उसकी परिधि पर डाले गए लंब क्या होते हैं, समान होते हैं। ये होते हैं कि नहीं भाई, कोई वृत्त है उसकी जीवा से उसकी अगर उसकी परिधि पर कोई भी एंगल बनता है तो वो क्या होता है, ये वाले एंगल क्या होते हैं, सभी समान होते हैं। तो सिंपल, ये हमको मिल गया 45, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 45, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 4। ठीक है, कुछ नहीं, अपन ने इसको निकाला, कितना हो जाएगा 5 6 दूनी 12 और 1 13, 135, 180 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 45, ये 45 तो ये भी 45। किस नियम से, किसी वृत्त की जीवा से उसकी परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा क्या होता है, समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, चार के पहले पांच गुणक, चार के पहले पांच दो अंकों वाले गुणांकों का माध्य। सिंपल है, देखिए 4 के पहले क्या हो जाएगा 12 16 20 24 और क्या हो जाएगा 28, 5 है तो क्या हो जाएगा 20, बीच वाला पूछ रहा है एवरेज। ठीक है, मैंने उस दिन भी बताया था कि आपको कोई भी क्रमागत अगर संख्याएं हैं तो उसका एवरेज क्या होता है, लास्ट अपॉन 2। ठीक है, इससे भी देखिए आपने कहा लास्ट अपॉन 2 करेंगे, 28 प्लस 12 बाई 2 क्या आ जाएगा 40 बाई 2, तो भी क्या आ रहा है 20 आ रहा है। सिंपल है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 को x माइनस 8 से भाग देंगे और भाग पर सिंपल कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे हम लिखिए x इसमें भाग दीजिए, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 8x, ये माइनस ये प्लस ये कट गए, ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 72। अब यहाँ पर क्या लिखे प्लस 9, 9 से इसमें करो 9x माइनस, ठीक है 8 9 72, ये माइनस ये प्लस ये कट गया, हमारा भागफल क्या आ गया x प्लस 9। सिंपल कर लेंगे, ये सब क्वेश्चन अपन ने करेंगे 8th में। देखिए, इस वाले क्वेश्चन को भी आप 3 से 4 तरीके से कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। एक तो बेसिक अपना एक फॉर्मूला रेशो मेथड, ठीक है वेन डायग्राम, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, मैं आपको इसको रेशो मेथड से बताता हूँ ना। देखिए क्या दिया है हमें, धनराशि की गणना करें यदि मूलधन है 6000 रुपए, अवधि है 2 वर्ष और ब्याज दर है 5%। देखिए 5% को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/20 लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो 5 को क्या लिखूंगा 5/100 और इसको क्या लिख दूंगा 1/20। तो देखिए पहले वर्ष 20 पर मुझे 1 रुपए धनराशि मिली तो इसका मूलधन क्या हो गया 21। दूसरे बार फिर से 20 से क्या हो गया 21। अगर देखिए आपको मैंने पिछले में वीडियो में भी बताया था, अगर आपको इस मेथड में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा इस पर, क्या बोलते हैं कंपाउंड पर, तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 421 का क्या हो जाएगा 441। क्वेश्चन में हमें दिया मूलधन 6000, 6000 की वैल्यू किसके बराबर है 400 के बराबर, ये इससे कितना होना है तो देखिए 400 बराबर 6, तो 1 बराबर 6000 अपॉन 400, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है 15 चौको 60, 15 आ गया, 15 चौको 60, अपन से क्या पूछा मूलधन गुणा कर दीजिए, 15 एकम 15 की 5 कैरिया ही बन, 15 चौको 60 और 1 61 कैरिया ही बन, 15 चौको 60 और 6 66, तो 6615 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको इस मेथड में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए एक सभा भवन में 7225 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में उतने ही छात्र हैं, एक पंक्ति में उतने ही छात्र हैं जितनी सभा भवन में पंक्तियां। सिंपल है, एक पंक्ति में हमने माना एक छात्र हैं, ठीक है उतनी ही पंक्तियां हैं, तो क्या हो जाएगा 7225। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 7225, ये हमारा होता है 8 नाम 72, 85 का क्या होता है ये स्क्वायर होता है। अगर देखिए आपको इसको निकालने में कोई दिक्कत आती है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप उसको एक बार देख लीजिए। तो ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये निकालना आपकी उंगलियों पर हो जाएंगे, बिना पेन उठाए भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये भी सिंपल है, परिमेय संख्या घन निकालिए, हमें दिया हुआ है 0.00582, इसका निकालना है। यहाँ से पहले डेसिमल हटाइए तो क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें इसका घन निकालना है, घन मतलब क्यूब रूट, इसका क्या निकालना है क्यूब रूट। तो देखिए ये जो क्यूब रूट होता है ये होता है 18 का, ये हो जाएगा 100 का, काट दीजिए इसको, 2 से 2 ना 18 50। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर आपने इसको इतनी जल्दी इसका क्यूब रूट 18 कैसे निकाल दिया, तो देखिए मैंने इसका क्यूब रूट 18 इसलिए निकाल दिया क्योंकि
ये मुझे आता है। और अब आपको कैसे आता है? अगर आपको किसी को नहीं आता ये, तो आप क्या करिए, कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है घनमूल निकालने के लिए, आप एक बार उसको देख लीजिए, ठीक है? उसको देख लेंगे तो मैं बोल रहा हूँ ये आपकी उंगली ऊपर हो जाएंगे, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा और आप तुरंत इसका क्यूब बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्र बराबर है। मतलब एक कोई वर्ग है, ये अपना वर्ग है, और एक आयत है। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। इनका क्षेत्रफल क्या है? बराबर। देखिए, आयत वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, आयत का होता है एल इंटू बी। यदि वर्ग की भुजा 24 है, तो वर्ग की भुजा अगर 24 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 24 इंटू 24 बराबर। तथा एक आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी दी है हमें? 16 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई बताइए, बस काट दीजिए। देखिए, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 2 से कितनी बार? 12 बार, तो 12 दूनी 36। उसकी लंबाई क्या होगी? 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, पी ए क्यू त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी के समांतर है। कोई त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, ये त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी। वह बोल रहा है पी ए क्यू, तो पी ए पर आ रहा है और ए बी सी की भुजा बी सी। भाई अगर बी सी की कोई समांतर कोई भुजा होगी तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ से जा रही होगी। अब वो ए बी बीच में आ रहा है तो उसमें देखिए कहाँ से आएगी? ऊपर से जाएगी, ठीक है? ये क्या हो जाएगी? पी ए क्यू। सिंपल चित्र बना लेंगे आप। समांतर रेखा में मतलब ये दोनों रेखा आपस में क्या है? समांतर। यदि एंगल पी ए बी, पी ए बी कितना दिया है? 55 डिग्री। ये एंगल दिया है हमें 55 डिग्री। तथा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना दिया है? 60 डिग्री। तो एंगल सी ए बी पूछ रहा है हमसे, एंगल सी ए बी मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जहां पर जेड बनता है, ये जो जेड बनता है, ये जो जेड आप याद रखिएगा, ये जो मान होते हैं क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? बराबर। यहाँ भी देखिए आपको जेड बनाना है, यहाँ पर दिया हुआ ये देखिए जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये इस तरह का जेड बन रहा है, ठीक बन रहा है, दिख रहा हो। तो ये 55 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा, सिंपल। ये 55 हमको मिल गया, ये 60 है। देखिए 55 और 60 कितना हो जाता है? 5 और 115 हो जाएगा। और कोई त्रिभुज का क्षेत्र, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब 180 से ये कितना कम है बताइए? माइनस कर दीजिए, 65 कम है वैसे तो, माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 7 में से गया 6, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 65 डिग्री, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी जो एक समलंब, मतलब एबीसीडी क्या बोल रहा है? एक समलंब चतुर्भुज है। ये समलंब चतुर्भुज क्या होता है? इस तरह होता है, ठीक है? आप सब इसकी प्रॉपर्टी जानते होंगे पहले से। समलंब है जिसमें ए बी समांतर है सी डी के, और डी सी मतलब ए बी बोल रहा है ए बी क्या समांतर है? सी डी के। और डी सी, ये जो डी सी है वह बीसी पर अभिलंब है। मतलब अभिलंब मतलब जो डीसी है वो बीसी पर क्या है? अभिलंब। अभिलंब मतलब ये 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब आ रहा है आपको समझ में? क्या लिखा है? डीसी जो है बीसी पर क्या है? अभिलंब। भाई डीसी अगर बीसी पर अभिलंब है, ये जो रेखा है इस पर अभिलंब है, अभिलंब मतलब परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। आगे चलते हैं। यदि एंगल डी ए बी, यदि एंगल डी ए बी ये वाला कितना दिया है हमको? 110, 110 डिग्री। तो हमें इसका मान पूछा है। देखिए, कोई भी चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है कि नहीं होता? 90 90 180 और 110, ठीक है? 90 90 कितना होगा? 180 और 110 माइनस कर दीजिए, जीरो कितना हो जाएगा? 9 सॉरी प्लस कर दीजिए 290 होता है। 290 ये 360, तो ये कितना हो जाएगा? 70। होगा कि नहीं होगा भाई? आपको ये निकालना है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। बस अब देखिए क्या पूछ रहा है? एंगल ए बी सी, ए बी सी कितना है? 90 डिग्री माइनस ए डी सी कितना है? 70। कितना आ जाएगा? 20। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये तो सिंपल, इसमें सोल्व करना है आपको। देखिए हम नहीं कर देते डायरेक्ट, 2 से 2 बार गया, 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10। ये हो जाएगा 3x माइनस 5, ये माइनस यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस 3x। ये यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? 15, ये हो जाएगा 6x। तो ये हो जाएगा 15/6 बराबर x। तो 5 3 से काटो, 3 5 15, 3 दूनी 6, 5/2। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए, एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई 4:7 है। देखिए एक बेलन बना लेते हैं अपन। एक बेलन है, ठीक है?
ये क्या है, सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या दी है हमको 4x, मतलब ये क्या दिया है 4, मतलब 4x मानेंगे, इसकी ऊंचाई कितनी है 7x था, इसका आयतन 200 सॉरी इसका आयतन 352 घन सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब बेलन का आयतन कितना होता है बताइए। देखिए बेलन का नहीं पता तो हमें तो सर्किल का तो पता होता है। सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर सर्किल का होता है। लेकिन इसमें क्या हाइट जुड़ जाती है, तो इसमें क्या आता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसका मान कितना दिया है 352 घन सेंटीमीटर। देखिए पाई का मान 22/7, आर आर कितनी है 4x इंटू 4x, हाइट कितनी है 7x इज इक्वल टू कितना दिया 352। अब देखिए x से x गया, इसको 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, क्या 11 दिया 33, तो कितना बचा 2, 11 दूनी 22। अब देखिए 4 चौको 16, 16 दूनी 32, ये वाले 2 से ये वाला 2 गया, यहाँ पे क्या बचा एक x x, ये क्या हो गया x क्यूब, तो x का मान क्या जाएगा 1। अब हमसे क्या पूछा है, तो इसकी त्रिज्या क्या थी, त्रिज्या कितनी है इसकी 4x, x की जगह हम 1 रख देंगे, 1 क्या जाएगा 4, हमारा आंसर सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। भाई एक क्या पी क्यू आर एस क्या एक समांतर चतुर्भुज है, मैं यहाँ बना लेता हूँ क्या एक समानांतर चतुर्भुज। थोड़ा सा चित्र गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा पी क्यू आर एस क्या एक समांतर चतुर्भुज। भुजा पी क्यू को बिंदु टी तक बढ़ाइए, भुजा पी क्यू इसको टी तक बढ़ा रहे हैं, ये हमने टी तक इसको बढ़ा दिया। यदि एंगल क्यू आर एस मतलब ये वाला एंगल कितना दिया 125 डिग्री है, तो एंगल आर क्यू टी हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है ये वाला एंगल, ये कितना है, ठीक है मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। ठीक है ये जो हो गया हमने टी तक इसको बढ़ाया, ये क्या था पी क्यू आर है, हमसे क्या पूछ रहा है एंगल आर क्यू टी हमसे ये वाला एंगल पूछा है। देखो अभी मैंने बताया था अगर दो रेखाएं हैं उसको ऐसे काट रही हैं, और अगर कोई भी जेड बन रहा है, कोई भी वैल्यू जेड बन रही थी, यहाँ जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ होगी। तो देखिए ये भी क्या बन रहा है एक जेड बन रहा है, ये आप देखेंगे इसको जरा गौर से देखिए, ठीक है ये भी क्या बन रहा है एक जेड बन रहा है। सॉरी इधर इस साइड से देखिए, ये वाला भी क्या बन रहा है एक जेड बन रहा है, इस साइड भी एक जेड बन रहा है कि नहीं, तो ये 125 है तो ये भी क्या हो जाएगा 125, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक कंप्यूटर का मूल्य 20,650 रुपए है, एक कोई कंप्यूटर इसका मूल्य 20,650 रुपए है, 20,650 रुपए है। तो सॉफ्टवेयर संस्थापित करने पर इसको 450 रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ा है, मतलब 450 ने क्या कर दिया अतिरिक्त खर्च, 00112 टोटल, मतलब उसने 21,100 रुपए में उस पर खर्च की। यदि ये कंप्यूटर 15% के लाभ पर बेचा जाता है, किस पर 15% के लाभ पर बेचा जाता है, देख 15% को क्या लिख सकता हूँ मैं 3/20। अब 3 पर मुझे सॉरी 20 पर मुझे 3 का लाभ हो रहा है, तो इसको मैं कितने बेच रहा हूँ 23 पर, भाई 20 बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 0 से 0, 2 एकम 2 0 5, देखिए 2 एकम 2 भाग नहीं जा रहा, 0 लगाइए, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, इसमें आप क्या करिए 23 से मल्टीप्लाई, देखिए 5 3 15 की 5 कैरी आई 1, 5 3 15 और 1 16, फिर आई कैरी 1, 3 एकम 3 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर 1 फिर 2, देखिए 5 6 2 4 2, तो 24,265, किसमें 24,265 क्या है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए चलिए ठीक है, ये था हमारा फोर्थ पेपर था 20 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। अगर आपको इस पेपर में या किसी भी पेपर में कोई डाउट हो रहा है या किसी क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है या मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है या कम लग रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हम उसमें अगली वीडियो में सुधार कर सकें। आपको ये वीडियो अगर पसंद आता तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और आपके जो भी दोस्त कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो वहां तक पहुंचाइए, और भी ज्यादा वीडियो को बने जानने के लिए बने रहिए मैथ की पाठशाला पर। जय हिंद।